Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy, PhD scholar in Structural Engineering. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग सिविल, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके ऊपर पहले डिस्कशन करते हैं, फिर हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की ओर। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए आज का जो ये वीडियो है ये शुरू कर देते हैं। ये जो वीडियो आप इसके टाइटल से समझ पा रहे होंगे, ये प्रॉब्लम ऑन बॉडी प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड सरफेस, मतलब मैकेनिक्स का जो सीरीज है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स मैकेनिक्स के लिए नए हैं, अक्वेंटेड नहीं हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, मतलब एग्जाम में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्वेश्चन देख के। सो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। मैंने पहले ही जो आपका प्लेन सरफेस या फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसके ऊपर जो भी बॉडी रेस्ट करता है उसका प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी इस चैनल में उसका वीडियो डाल दिया है, अंत में उसको दे दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। तो चलिए आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो बात हो गई फ्री बॉडी डायग्राम हमें हमेशा ड्रॉ करना है। चलिए, मैंने पहले फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पहले वीडियो में नहीं बताया था, अब बता देता हूँ। ये जो होता है फ्री बॉडी डायग्राम is a diagram used to show the relative magnitude and direction of all forces acting upon an object in a given situation। ये सबसे अच्छा डेफिनेशन है फ्री बॉडी डायग्राम का। मतलब क्या है, ये कोई भी सिचुएशन में जो बॉडी होता है उसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमें जो जिस डायग्राम से पता चलता है उसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसमें एक बॉडी, यहाँ पे ब्लॉक एक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये रेस्ट किया हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम में क्या हो रहा है, देखिए वेट है जो नीचे की ओर हमेशा एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, डब्ल्यू, जो कि हमारा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इसके वजह से क्या होता है, ये एक एक्शन हो गया। फिर न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन हैज 7 अपोजिट रिएक्शन। सो यहाँ पे रिएक्शन हो गया, कौन सा, ये वाला, ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये रिएक्शन फोर्स हो गया, जो कि डब्ल्यू के साथ सेम होगा क्योंकि यहाँ पे और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। ठीक है, सो ये न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से आ गया। तो ये जो रिएक्शन है इसे नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, जो कि आपका वेट के लिए आता है, वेट की रिएक्शन में आता है। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज इक्वल टू वेट व्हेन बॉडी रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट एनी फोर्स। ओनली एक ही फोर्स होता है, वेट। सो इसलिए ये सेम होता है। अगर कोई इंक्लाइन फोर्स हो गया यहाँ पे इस तरह से हो, अगर यहाँ पे कोई आपका मान लीजिए यहाँ से एक इंक्लाइन फोर्स यहाँ पे रहता है, तो फिर ये जो है ये आर इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू हो जाता। ठीक है, वो केस दूसरा है, पर यहाँ पे आर इज इक्वल टू डब्ल्यू ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हो गया आपका एक फ्रिक्शन लेस सरफेस, इंक्लाइन सरफेस फ्रिक्शन लेस, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सो फ्रिक्शन नहीं है मतलब क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स या फिर रेजिस्टेंस फोर्स नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये हो गया इसका क्या। सो दिस इज द अल्फा, अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विथ द हॉरिजॉन्टल, याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक रह गया, ब्लॉक का जो वेट है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, या फिर आपका जो प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है उसको 90 डिग्री करके होता है। तो इसलिए ये हो गया। पहले वाले केस में क्या था, वो बॉडी प्लेन सरफेस में जब था उसको 90 डिग्री था प्लेन को, इसलिए बॉडी के सरफेस को भी वो 90 हो रहा था। पर यहाँ पे 90 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये बॉडी इंक्लाइंड सरफेस में है, तो वेट जो है वो भी इंक्लाइंड हो जाएगा। कितना इंक्लाइंड होगा, जितना कि आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है प्लेन का, उतना ही आपका जो बॉडी के सरफेस के साथ उसका एंगल बन जाएगा। मतलब क्या है, ये वाला जो एंगल है वो भी अल्फा ही होगा। मतलब अगर आप ये बॉडी में बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, सो वो लाइन एंड दिस वेट जो रेड वाला है ना, उसके बीच में भी जो एंगल है वो उतना ही होगा जितना इंक्लिनेशन में बॉडी आपका रखा गया है हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, सो ये कैसे होगा इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है। अच्छा, फ्रिक्शन के बारे में आप सब जानते होंगे, अगर मैं डिस्कशन करूँ तो वो एक बहुत बड़ा वीडियो खिंच जाएगा, लंबा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, बस इतना ही आप याद रखो। फ्रिक्शन जो है हमेशा अप्लाइड फोर्स या फिर जो भी फोर्स ट्राई करता है बॉडी को मूव करने के लिए, विच फोर्स इज जस्ट ट्राइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, इट विल एक्ट अपोजिट टू दैट। मतलब जो भी बॉडी को सरकाने की या फिर
अपनी जगह से हिलाने के लिए जो भी फोर्स जिस डायरेक्शन में काम करेगा उसके ठीक है ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ये जो W है वेट, इसका अगर हम कंपोनेंट निकाले अबाउट दिस प्लेन, ठीक है। सो ये प्लेन के साथ पैरेलल करके अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा, आप सब जानते हो। ये अगर अल्फा है, ठीक है, सो ये एक्सिस को y ले लेते हैं हम, किसको, ये वाला जो एक्सिस हो गया इसको y लेते हैं जो भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, टू द प्लेन। सो दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो y। ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया है, मान लीजिए ये वाला, ठीक है, इसके साथ ही सो ये मान लीजिए आपका हो गया x, ठीक है। इसको वेट का अगर हम x कंपोनेंट निकाले या फिर y कंपोनेंट निकाले तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं y कंपोनेंट निकालूँ तो एंगल लगा हुआ है अल्फा, सो जो भी एक्सिस को आप निकालते हो अगर उसके साथ एंगल है आपका फोर्स का, उसका कॉस कंपोनेंट होता है हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W कॉस अल्फा, ठीक है। सो ये जो हो गया इधर नॉर्मल रिएक्शन जो हो गया, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा उतना ही हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाला इसका कॉस कंपोनेंट, बाकी कोई फोर्स है ही नहीं। सो दिस इज प्योर एक्सियल फोर्स, सो ऑपोजिट फोर्स इसका भी प्योर एक्सियल होगा, सेम मैग्नीट्यूड का W कॉस अल्फा, इसलिए ये हो गया रिएक्शन, ठीक है। फिर जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था या फिर पैरेलल टू द सरफेस था, x कंपोनेंट क्या हो जाएगा F W साइन अल्फा हो जाएगा, क्योंकि अगर कॉस इसका हुआ तो इस एक्सिस के लिए साइन हो जाएगा उस एंगल का, ये तो पता ही है हमें पहले से, नहीं पता है तो पहला वाला वीडियो देख लो जो भी प्लेन सरफेस का था, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स हम निकाल लिए, तो फिर ये जो डायरेक्शन हो गया यहाँ पे x डायरेक्शन में जो F जो भी एक्ट कर रहा है वो बॉडी को क्या करेगा, नीचे सरकाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये नीचे की ओर है। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो लेस है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। बॉडी इज रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शन लेस सरफेस, सो फ्रिक्शन 0 हो गया। सो मतलब ये बॉडी धीरे धीरे नीचे की ओर चला आएगा ही आएगा, ठीक है। आप कभी कभी रख के देखो, एक इंक्लाइन कर लो एक ग्लास प्लेट को या फिर बहुत ही स्मूथ सरफेस वाला कोई भी प्लेट, उसके ऊपर कोई भी ब्लॉक रख दो, अगर आप फ्रिक्शन लेस करना चाहते हो तो उसके ऊपर जस्ट ऑयल या फिर पानी, साबुन पानी कुछ भी डाल दो, फिर उसके ऊपर वो एक कोई भी ब्लॉक हो गया आप उसको रख दो जिसका सरफेस प्लेन होना चाहिए, क्योंकि खुरदुरा हो गया तो फिर वहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा। तो हमें फ्रिक्शन नहीं बनाना है, तो फ्रिक्शन नहीं बनाओगे तो कोई भी एंगल में रखोगे तो बॉडी कभी भी रेस्ट में नहीं रहेगा, वो नीचे की ओर सरक आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो अल्फा हमारा एंगल था ना वो कैसे सेम हो रहा है, मतलब ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल है वो कैसे जो हमारा वेट के साथ उसका जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन वो जो एंगल है वो दोनों कैसे सेम हो रहे हैं, ये दोनों ये देखते हैं, ठीक है। सो ये वाला ट्रायंगल देख लीजिए आप, ये बड़ा वाला, इसमें क्या है, ये हो गया परपेंडिकुलर 90, ये पहले से दिया हुआ है अल्फा हमें पता है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। समझ रहे हैं ना, ये वाला ट्रायंगल के बारे में मैं बोल रहा हूँ अभी, ये वाला, ठीक है। सो इसमें आपको पता चल ही रहा होगा 90 अल्फा, सो 90 माइनस अल्फा। अभी ये बड़ा वाला ले लो, ये वाला, अभी ये वाला ले लो, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया 90, ठीक है, क्योंकि वेट जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री में एक्ट करता है। ये हमारा पहले ट्रायंगल से आया है, ये वाला जो एंगल है वो कितना है 90 माइनस अल्फा है, तो ऑब्वियसली वो जो बचता है वो क्या होगा, अल्फा ही होगा, क्योंकि ये तीनों मिला के हमें होना चाहिए 180, ठीक है। सो ये यहाँ से आता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हुए अभी हम देखेंगे रफ इंक्लाइन सरफेस, मतलब रफ मतलब भाई फ्रिक्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए बाकी सब सेम ही है शायद, हाँ बिल्कुल। अलग क्या है यहाँ पे, ये देखिए एक अलग है, एफ जो पहले केस में 0 था, अभी ये कुछ वैल्यू दे रहा है जो म्यू इंटू आर लिखा हुआ है यहाँ पे। सो म्यू जो होता है वो उसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है, वो पहले ही आप जानते होंगे। मैं यहाँ पे असल में प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ,
पर फिर भी मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता सकता, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, सो म्यू इंटू आर ये तो कांस्टेंट है, आप जानते होंगे जो भी फ्रिक्शन होता है हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के साथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, उतना ही होता है। ठीक है, ये दिमाग में घुसा लो। इसका प्रूफ है, कोई भी बुक देख लो कहीं से उठा के, अब चाहो तो मैं इसका डेरिवेशन भी डाल दूंगा चैनल में, आप कमेंट करके बताओगे तो। सो कैसे होता है फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन है ना, डब्ल्यू कॉस अल्फा है, तो इसके साथ अगर हम म्यू मल्टीप्लाई कर दे तो वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। सो ये कहाँ से किधर एक्ट करे, अभी इस डायरेक्शन में जो पहले वाला हमारा डब्ल्यू साइन अल्फा है पहले से ही है। ठीक है, पर यहाँ पे ये रफ इंक्लाइंड सरफेस हो गया तो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, आ गया म्यू इंटू आर। ठीक है, चलिए अभी आप पूछो कि ये वाला पी सर ये कहाँ से आ गया, ये असल में हमारा केस 1 में आता है। मतलब मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट स्लाइडिंग ऑफ द बॉडी, मतलब क्या है, ये एक रफ सरफेस है। ठीक है, फिर भी ये जो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, मान लीजिए फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, ये नीचे खिसकता हुआ जा रहा है, तो हमें कितना फोर्स यहाँ पे लगाना होगा मिनिमम। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा लगा दोगे तो वो अटक ही जाएगा, पर कितना मिनिमम फोर्स चाहिए फॉर प्रिवेंटिंग स्लाइडिंग ऑफ द बट टू प्रिवेंट स्लाइडिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो कितना फोर्स चाहिए, सो मान लीजिए ये पी फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि हमें रोकना है ना, बॉडी नीचे जा रहा है धीरे धीरे। सो हमें किस डायरेक्शन में फोर्स देना होगा, इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर देना होगा, इसलिए पी। लेट दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। ओके, मान लीजिए। सो इसमें क्या होगा, फॉर इक्विलिब्रियम हम जानते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स हमेशा 0 होता है कोई भी पॉइंट में। ठीक है, तो अभी क्या करना है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है, ये जो प्लेन है इसको हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया है, या फिर आप इसको लिख सकते हो समेशन ऑफ एक्स ऑल द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हो अगर हॉरिजॉन्टल कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया ना, ये वाला ये लाइन, तो इसलिए इसको x ले लेते हैं, ये वाला पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, फिर इसको y ले लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज y, दिस इज x। ठीक है, सो समेशन ऑफ x 0 होना चाहिए, y 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, हमें पता है। चलिए, सो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, देखिए p जा रहा है बाईं ओर। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, p है, म्यू आर है, सो p प्लस f, स्मॉल f है ना, p प्लस f मस्ट बी इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन में कौन जा रहा है, f कैपिटल F, या फिर आपका जो W साइन अल्फा है, सो यही लिखा गया होगा। अच्छा, P प्लस स्मॉल f इज इक्वल टू कैपिटल F, इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, P इज इक्वल टू ये प्लस स्मॉल f यहाँ होना चाहिए, इसको मैंने इस तरफ लिख दिया है। आप समझ पा रहे होंगे, आशा करता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। P प्लस स्मॉल f इस तरफ था, अगर मैं प्लस f को प्लस स्मॉल f को इस तरफ ले जाओ तो वो माइनस f हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट आपका वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है, f का वैल्यू है W साइन अल्फा कैपिटल F का, स्मॉल f का वैल्यू है म्यू इंटू डब्ल्यू कॉस अल्फा, क्योंकि ये म्यू इंटू आर होगा ना। देखिए म्यू इंटू आर, आर का वैल्यू क्या है, W इंटू कॉस अल्फा है, सो f का वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू W कॉस अल्फा। चलिए यहाँ पे W कॉमन लाते हैं, ये हो गया अंदर का वैल्यू। अच्छा, ये कहाँ से आ गया, जो म्यू होता है उसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टर्म में लिख सकते हैं, जो कि आपका टैन फाई होता है। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका फाई हो गया तो फिर जो म्यू होता है म्यू, सो वो हो जाता है आपका टैन फाई। ठीक है, टैन फाई हो जाता है, इसलिए जस्ट यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है टैन फाई के जरिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया जाता है, आपको म्यू से निकालना होता है। कैसे निकालोगे, टैन इंटू फाई कर देना बस। ठीक है, फिर केस 2 एक और है चीज़, क्या है, अच्छा इसको मैंने रेड बाउंड्री क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये बाद में यूज होने वाला है। ठीक है, केस 2 में क्या होता है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी ऑफवर्ड, मतलब क्या, ये वाला केस में हमें जो पी चाहिए वो ऊपर की ओर खींच रहा होगा बॉडी को, मतलब मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी, मतलब ऊपर खींचना है हमें, मान लीजिए। तो कितने मिनिमम फोर्स में एक गिवन
वेट वाला जो बॉडी होगा वो ऊपर खींचेगा। कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक ही दिक्कत हो गया है, क्या? ये जो फ्रिक्शन था ये इस तरफ था, इस तरफ हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा बोला है फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मतलब वो बॉडी को डिस्टर्ब करने के लिए जो भी फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको अपोज करता है, इसलिए अभी इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। बाकी सब सेम है, अल्फा अल्फा सेम है। वेट mg हो गया, ये इसका कॉस एंड साइन कंपोनेंट हो गए वेट का, ठीक है। वेट का कॉस कंपोनेंट क्या होगा? इधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो इसका जो अपोजिट है वो हो गया आर रिएक्शन, ठीक है। फिर एक्स कंपोनेंट इसका मतलब इस डायरेक्शन में क्या हो गया है? देखिए डब्ल्यू साइन अल्फा हो गया है। तो इसलिए ये तो रिजॉल्विंग ऑफ फोर्स का है, तो रिजॉल्वेशन ऑफ फोर्स का मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चाहता है अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे अगर ये हो गया है, अभी हमारे इक्विलिब्रियम में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? P जो है वो मस्ट बी इक्वल टू एफ प्लस स्मॉल एफ हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा बीच में, तो इधर देखिए, ठीक है। हाँ, ये कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ ही तो है, इसको वैल्यू के साथ रिप्लेस किया गया है, ठीक है। चलिए, फिर इसको फाइनली अगर हम tan फाई के टर्म में लिखे किसको, म्यू को, और W बाहर ले जाए तो ये होता है। सो एक सॉल्व एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो होते हैं आपको ये याद में रखना ही होता है, ठीक है। ये जो पुल हो गया, ये दिस पुल इज रिक्वायर्ड, दिस इज द मिनिमम पुल रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अपवर्ड ऑन ए इंक्लाइंड सरफेस। अगर आपको इंक्लाइनेशन एंगल पता है, मतलब अल्फा पता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता है, वेट पता है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए एक बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं। बॉडी का वेट ये हो गया है, बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन लेइंग ऑन ए रॉप इंक्लाइन। रॉप मतलब फ्रिक्शन है, एंगल एट एन एंगल मतलब ये अल्फा हो गया विद हॉरिजॉन्टल। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट स्लाइडिंग ऑफ द बॉडी, मतलब पहले वाला केस, एंड जस्ट स्लाइडिंग इन द बॉडी अपर डायरेक्शन सेकंड वाला केस। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है 5 दे दिया गया है, तो डायरेक्टली आप इसको पुट करके निकाल सकते हो। चलिए, डायरेक्टली उसको पुट करना है बस, ठीक है। सो केस 1 में हमारा क्या है, बॉडी नीचे सरक रहा है, ठीक है। इसको रोकने के लिए हमें कितना मिनिमम फोर्स चाहिए, ये बॉडी का आपका क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। वेट इसका दिया गया है 500 न्यूटन, 25 डिग्री अल्फा का एंगल दिया गया है, सो ये वाला भी 25 होगा, ठीक है। सो इसका आपको कॉस एंड साइन कंपोनेंट निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद आपका नॉर्मल रिएक्शन ये हो जाता है, ठीक है। दिस इज द कॉस कंपोनेंट, दिस इज द साइन कंपोनेंट हियर, ठीक है। आप ये कर लो। यहाँ पे अगर दिक्कत हो रही है, मतलब इसको x लिख लो, x एक्सिस, इसको लिख लो y एक्सिस। x एक्सिस आपको पैरेलल लेना है टू द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड पैरेलल टू द सरफेस ऑफ रेस्टिंग सरफेस, मतलब जो इंक्लाइन सरफेस है उसके साथ। x एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस इज y एक्सिस। देन आप इसको रिजल्व करें। हमेशा जो भी एंगल लगा रहता है एक्सिस को, अगर उस डायरेक्शन में आप फोर्स को रिजल्व करोगे तो हमेशा कॉस इनटू दैट एंगल होता है। तो इसलिए 500 कॉस 50 हो जाएगा। यहाँ पे 500 लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है यार। 500 कॉस कितना है, 25 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इधर हो गया, फिर नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये भी इक्वल होना चाहिए ड्यू फॉर मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए, ये हो गया साइन कंपोनेंट। यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि नीचे की ओर बॉडी जा रहा था, इसलिए फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा। सो आप जानते हो स्मॉल एफ जो होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। हमारा नॉर्मल रिएक्शन तो निकल चुका है यहाँ पे शायद, यस। बस उसको म्यू को हमें इन टर्म्स ऑफ क्या आपका डाटा गिवन में जो है यहाँ पे फ्रिक्शन एंगल दिया गया है, ठीक है। ये फ्रिक्शन एंगल हो गया, यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन 20 डिग्री जो ऑफ होता है क्या, फाई होता है ना। सो tan फाई करना पड़ता है म्यू निकालने के लिए, tan इंटू 20, ठीक है।
चलिए अभी इक्विलिब्रियम डालते हैं, या फिर डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला जो था हमने पहले ही फॉर्मूला को निकाल लिया है। पहले केस में हमारा फॉर्मूला ये था, ये डायरेक्ट इधर से उठा लो, वहाँ पे डाल लो, फिर डायरेक्टली पी मिल जाएगा। वही मैंने यहाँ पे किया है, तो ये मिल रहा है। ठीक है, आप चाहो तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 डालिए, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0 डालिए, किसी एक में से आंसर आ ही जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये डालना जरूरी है। ठीक है, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 डाल लोगे तो ये आ जाएगा। चलिए केस 2 में क्या होता है हमारा, कितना मिनिमम फोर्स पुल चाहिए जिससे हम इस बॉडी को ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ चेंज या यहाँ पे ये होगा कि आपका जो फ्रिक्शन है वो नीचे की ओर लगेगा, ये वाला। ठीक है, सो हमारा सेकेंड केस का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 भी डाल सकते हो डायरेक्टली। ये वाला फॉर्म आप कैसे भी करके आपका आ ही जाएगा। कैसे आएगा देखिए ना, यहाँ पे डाल के देख लेते हैं। यहाँ पे p ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो बाकी सब राइट में है, सो ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। सो यहाँ पे 500 sin 30 मतलब f प्लस f होगा, कैपिटल F प्लस स्मॉल f जो है ना वो p के साथ इक्वल हो जाएंगे, इज इक्वल टू p। अगर हम समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 करें ड्यू टू हमारा टू मेंटेन आवर इक्विलिब्रियम, यहाँ से निकल जाएगा सारे के सारे। देखिए ये tan r है, r हमारा निकला हुआ है यहाँ पे 500 cos 25, सो ये हो गया 500 sin 25 प्लस 500 cos 25 इंटू म्यू है ना यहाँ पे, इसके साथ tan 20 है, सो ये tan 20 इधर हो गया। ठीक है, आप चाहो तो कैलकुलेट उस तरह से कर सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है दिमाग में इसको रखने की। ठीक है, आराम से आ जाएगा। चलिए एक दूसरा देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा है। इफ अ बॉडी इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शन लेस, यहाँ पे फ्रिक्शन लेस बताया गया है, मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं, inclined surface as shown in figure, then at what acceleration it will slide downward। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कितने स्पीड से, कितने एक्सीलरेशन से ये नीचे आएगा, वो पूछा गया है। बॉडी का शायद कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ वेट दिया गया है। ठीक है, नहीं वेट भी नहीं दिया गया है, ओनली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जान लेते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, वैसे ही समेशन ऑफ हॉराइजॉन्टल, फिर चलिए यहाँ पे x लिख लेते हैं ज़्यादा आसान के लिए, क्योंकि हॉराइजॉन्टल जो होता है ना वो इसको समझ जाओगे फिर आप दिक्कत हो जाएगा। हमें x चाहिए, ये वाला x, ये वाला एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन y। समेशन ऑफ x इज इक्वल टू हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसका जो है ये वाला कंपोनेंट हमें निकालना है w का। सो क्या हो जाएगा, ये 30 है अल्फा, तो मतलब क्या है इसका, ये वाला 30 हो गया। ठीक है, ये वाला 30 हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, मतलब w cos 30। सो ये वाला हो जाएगा w sin 30। सो ये हो गया w sin 30। ठीक है, सो ये जो w sin 30 हो गया, ये वाला फोर्स जो है वही ये बॉडी को नीचे लाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला तो नहीं लाएगा, ये तो इधर लग रहा है। सो w sin 30, यहाँ पे मान लीजिए वो फोर्स को मैंने f ले लिया है। ठीक है, सो w के कैसे आप जानते w मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये हो गया sin 30, पहले से था। चलिए फिर ये क्या हो गया देखिए, ये जो आपका है मास इंटू, सो दिस इज w, ओके, w m इंटू जी इंटू साइन 30, क्योंकि w जो है वो वेट है, मास के साथ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करने से वो आता है। चलिए अभी क्या हो गया देखिए, यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी साइन 30। सो ये कैसे हो गया आप देखिए,
ये जो फोर्स है ये जो नीचे की ओर ला रहा है इसको, सो इसको हम बॉडी के मास इनटू जो भी हमारा एक्सीलरेशन है उसके जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोर्स को, एफ को। ठीक है, ये है ना। मतलब क्या है, इसका कंपोनेंट ये है, ठीक है, मतलब W sin 30, पर ये एक फोर्स है ना, एफ हमने लिया हुआ है ऑलरेडी। तो अगर वो फोर्स है तो वो हम लिख सकते हैं कि यस, मास इनटू एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, मास इनटू एक्सीलरेशन इज योर फोर्स, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एफ के जगह पर रिप्लेस कर दिया है मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, सो दिस इज द मास ऑफ द बॉडी, ओके, एंड दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, नॉट ग्रेविटी। ओके, ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है mg, जो हमारा ये वेट का कंपोनेंट से आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m जो है वो दोनों और सेम है तो m यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, सो ओनली g sin 30 बचता है। तो g हमें तो पता ही है हमें, ठीक है, 9.81 है। sin 30 पता ही है, कैलकुलेटर मार दो, फिर ये निकल रहा है, दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी और द फोर्स्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, हेंस इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया, ओनली एंगल दिया गया है। मतलब यहाँ से ये आ रहा है स्लाइडिंग एक्सीलरेशन जो होता है, मतलब आपका ये वाला स्लाइडिंग एक्सीलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन, मतलब ये जो अल्फा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर जो भी इंक्लिनेशन एंगल है उसके ऊपर। तो कोई भी मास का आप बॉडी ले लो, अगर आप एंगल 30 रखते हो ना, छोटा बड़ा उससे बड़ा बहुत बड़ा हाथी जैसा बड़ा, तो वो भी सेम एक्सीलरेशन में ही नीचे सरकेगा। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जस्ट ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर आप उसको एंगल को इधर उधर करोगे तो फिर एक्सेलरेशन इधर उधर होगा। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत में ला देता है, यहाँ तक कि गेट में भी ये पूछा गया है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।